आपका जो इनकम है उसमें से पहले आपको सेविंग करना चाहिए। रेगुलर माइंडसेट क्या होता है कि हमारी इनकम माइनस हम एक्सपेंसेस करते हैं, उस कुछ बचा तो हम सेविंग करेंगे। अभी किसी ने मुझे इंस्टाग्राम रील भेजी थी, उसमें एक भाई साहब ने एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में डिस्कस किया कि वो पर्टिकुलर स्कीम ने 38% एनुअलाइज रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन। राइट राइट। तो अगर आप 2000 रुपए का SIP उस स्कीम में करते हो फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो आपका 11 करोड़ रुपए जमा हो जाए। जनरेशन इज नाउ डिपेंड्स ऑन हाई स्पेक्यूलेशन। लाइक अभी आपने देखा कि जैसे डीमेट अकाउंट इंडिया में 21 करोड़ ही है, पर गेमिंग पे एप्लीकेशन पे खेलने वाले 30 करोड़ लोग, उससे भी ज़्यादा होंगे। और 100% ये शोबाजी अभी बहुत चल रही है सर। वो बोल रहे हैं ना कि भाई मुकेश अंबानी के बेटे की शादी तो ऐसे हुई, मुझे भी ऐसे करनी है। पर वो काउंट नहीं करते कि भाई मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए उसने उसका वेल्थ का 0.00001% एक्सपेंसेस किया है, और आप आपके वेल्थ का 50% सिर्फ शादी में निकाल देते। Hello everyone, welcome back to this podcast. If you have tuned into our earlier podcast on the ideal money mindset and how you can grow your money, how you can uh, take it to the next level of wealth creation journey, I am sure you have got some value addition out of it. आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल में ले जाएंगे और हम डिस्कस करेंगे सेव अर्ली ग्रो स्टेडी। ये कैसे पैसा रियल ग्रोथ देता है स्लोली ग्रेजुअली, और क्यों बचत का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। आज के ज़माने में जहाँ इन्फ्लेशन स्काईरॉकेटिंग है, जहाँ कंजम्पशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे हो रहा है, क्यों सेविंग्स ज़रूरी है? क्या वो डिसिप्लिन है या क्या वो एक मैटर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट? सो ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट है मिस्टर आशीष शाह, हु इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी, जो 2012 से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। His clients includes some of the reputed corporates and also few of the individual entrepreneurs. Since 2016 उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पर्सनल फाइनेंस जो एरिया है वहाँ there is a huge gap in terms of understanding and guidance, जहाँ एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है. So he ventured into the field of personal finance and he started providing his advisory services into इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एज वेल एज प्रोटेक्शन प्लानिंग. करंटली वो 25 करोड़ से ज़्यादा का AUM मैनेज कर रहे हैं विथ मोर देन 500 क्लाइंट्स ही सर्विसिंग, एंड इंश्योरेंस सर्विसेज में ही हैज़ प्रोवाइडेड मोर देन 100 करोड़ ऑफ इंश्योरेंस कवरेज, जिसको सम एश्योर्ड बोलते हैं. और उनका स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है कि टू प्रोवाइड वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज, और उनका मिशन है टू प्रोवाइड वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव फाइनेंशियल एडवाइस विथ कॉम्प्लायंस टू इंडिविजुअल्स. सो वेलकम आशीष भाई, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड कमिंग ऑन द शो. सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे साइकोलॉजी ऑफ सेविंग, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है. सो मैं कई बार बोलता हूँ कि the money that is not spent works hardest for you. Even Warren Buffett ने भी बोला है कि before you spend, you should save the money. तो आशीष भाई, आप क्या मानते हो कि सेविंग्स एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है या उसमें कोई इंटेलिजेंस की जरूरत है? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? थैंक्स पारिक भाई, मुझे आपने यहाँ इनवाइट किया। पहले तो आपने जो ऐसे पूछा कि भाई इक्विटी इज लॉन्ग टर्म गेन, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इक्विटी इज फॉर द थिंग फॉर द डिकेड्स, नॉट फॉर द डेज एक्चुअली. तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए मत सोचो, लॉन्ग टर्म के लिए जाओ. ऐसा मेरा मानना है एक्चुअली. ओके, सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले सेविंग जरूरी होता है, राइट? और बहुत सारे प्रोफेशनल्स आज ऐसे हैं जो मानते हैं कि बचत पॉसिबल ही नहीं है, बचत हो ही नहीं सकती है.
तो इसके क्या कारण है आपके हिसाब से कि बचत पॉसिबल नहीं है? सर जो ये सोचते हैं ना वो मैटर नहीं करता एक्चुअली। आपका जो इनकम है उसमें से पहले आपको सेविंग करना चाहिए। रेगुलर माइंडसेट क्या होता है कि हमारी इनकम माइनस हम एक्सपेंसेस करते हैं, उसके बाद जो कुछ बच जाता है, हर एक पर्सन की साइकोलॉजी ऐसी रहती है, कुछ बचा तो हम सेविंग करेंगे। पर एक्चुअली साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि पहले आप इनकम करो, उसमें से पहले आप कुछ सेविंग कर लो। वो एक फिक्स होना चाहिए कि भाई 20-30% हमें सेविंग कर ले। उसके बाद जो बचता है वो आप आपके नीड और वांट्स के हिसाब से डिस्क्राइब करो। तो वो एक आपको सेविंग करने के बिहेवियर या आपको एक हैबिट होगी, जिससे वो आप इनकम को वेल्थ क्रिएशन में कन्वर्ट कर पाओगे धीरे-धीरे। आपने जैसे बोला कि नीड और वांट्स, राइट। बट आज आप देखते हो कि द एज ग्रुप बिटवीन 25 टू 40 उनकी एस्पिरेशंस बहुत स्काई रॉकेटिंग रहती है, यस सर। तो वो वांट्स के पीछे ट्रेमेंडस खर्चा करते हैं, राइट। इन्फ्लेशन या फिर कंजम्पशन जिसको बोल लीजिए। सो हाउ यू कैन influence that mindset, or how you can guide youngsters, specifically the age of 25 to 40, to focus on savings rather than spending at this early stage of compounding? एक्चुअली वो बिहेवियरल सेविंग फैमिली से आना चाहिए एक्चुअली। मदर फादर को भी एक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इफ़ उनका सन या डॉटर नए नए अर्निंग कर रहे हैं, तो उनको भी समझाना पड़ेगा कि सेविंग क्यों ज़रूरी है। हमें भी हमारे मदर फादर ने समझा है, उस हिसाब से हम धीरे धीरे सेविंग के ऊपर चेंज कर रहे हैं। तो नीड्स एंड वांट्स पहले फादर मदर को भी डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद सेल्फ और डिसिप्लिन भी होनी चाहिए कि भाई मुझे आईफोन की अभी ज़रूरत है या नहीं है, मुझे मुझे नॉर्मल लैपटॉप से काम चल रहा है या फिर मुझे मैकबुक ही चाहिए। तो चेंज ऑफ माइंडसेट ज़रूरी है। तो वो पहले सेल्फ डिसिप्लिन भी रहेगा और साथ साथ में मदर फादर का भी इन्वॉल्वमेंट थोड़ा रहेगा, तो चाइल्ड के लिए वो अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, सो आपकी बात सही है, बिकॉज अगर हम कोई भी स्कूल का करिकुलम ले ले, कॉलेज का करिकुलम ले ले, या कहीं पे भी पर्सनल फाइनेंस जैसा कोई टॉपिक तो डिस्कस किया ही नहीं कहीं जाता। सो पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन हैज टू कम फ्रॉम योर ओन हाउस होल्ड डिस्कशंस। यस। सो ये आपने बहुत सही बात बोली है। और उसके साथ आपने कुछ बोला था कि अर्निंग इज वेनिटी, सेविंग्स इज सैनिटी एंड इन्वेस्टिंग इज अ स्ट्रैटेजी। तो ये जो स्टेटमेंट है जो आपने बोला है, उसमें हमारे लिसनर्स को आप कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल से बता पाएंगे कि हाउ दिस स्टेटमेंट्स इज गेटिंग जस्टिफाइड विद एविडेंस? आपने जैसे बोला ना सर, दूसरी एक लाइन ऐड करूंगा कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज ए गेम ऑफ लॉजिक, नॉट अ फियर। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप उसमें अपना लॉजिक मत चलाओ। इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपने देखा होगा कि आप लास्ट सम डिकेड से हम चेक कर रहे हैं कि भाई 15-17% रिटर्न देता है। सेबी बोल रही है कि भाई 12-13% एनएससी रिटर्न देता है। वो लोग कितना कमा के गए पूरे इंडिया में से या पूरे वर्ल्ड में से? तो आप चेक करोगे 2 ही या 3% ही अर्न करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फियर से रहते हैं कि भाई मार्केट अप हो गया, डाउन हो गया। आज फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया। लास्ट वीक मुझे एक क्लाइंट मिला, मुझे बोल रहा है मैंने सब कुछ बेच दिया ड्यू टू फियर कि भाई इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाता है तो मार्केट गिर जाएगा। पर आज देख लो, आज आज के दिन मार्केट पॉजिटिव हो गया। तो जिसने बेचा फियर से तो वो लॉस हो गया। तो इक्विटी को आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो। आप जितना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए फोकस करोगे तो वो ऑलवेज उसके लिए बेहतर रहेगा ऑलवेज। राइट। सो जो आपने बोला वो बात सही है कि लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन रहना चाहिए। दूसरे एसेट क्लासेस में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम कभी उसको मार्केट को रोज ट्रैक नहीं करते। नहीं। रियल एस्टेट भी, गोल्ड, गोल्ड बीइंग एफडी, फिक्स्ड। जस्ट लाइक सर, आप एफडी कोई क्लाइंट को बोलो कि भाई बैंक में एफडी करवाने गया है 5 साल के लिए, तो दूसरे 2-3 साल के बाद बैंक को जाके पूछेगा सर मेरा कितना एक्यूमुलेशन हुआ है। और इक्विटी में जब इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो हर 3 दिन के बाद सर मेरा बढ़ा नहीं, वो तो ये डाउन हो गया ड्यू टू दिस। तो वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि आपको लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन है, आपने गोल पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा, इंडियन माइंडसेट है ना, एक गोल ओरिएंटेड भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। फिनेंशियल प्लानिंग जो ज़रूरी है वो फिनेंशियल प्लानिंग वो बैठता ही नहीं, उसको नॉलेज ही नहीं लेनी है। आप एजुकेशन में फॉर एग्जांपल कॉमर्स बैकग्राउंड पर्सन होगा, उसको थोड़ी सी भी फिनेंशियल का नॉलेज होगा, पर जो साइंस या आर्ट्स वाले हैं, वाह
तो वो इनकम अच्छा करते हैं, पर फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, वो उनको मालूम ही नहीं रहता है एक्चुअली। ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगह फाइनेंशियल पॉडकास्ट, फाइनेंशियल वीडियोस, अवेयरनेस इज गेटिंग स्प्रेड आउट। पर क्या आपको लगता है कि वो साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है? सर जैसे आप बोल रहे हो कि अभी जो जनरेशन है वो 100% डिपेंड करती है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूबर। तो उसमें कंटेंट बहुत सारे रहते हैं सर। वो पॉजिटिव साइड भी रहते हैं, नेगेटिव साइड भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वन अभी ऐसा किसी ने सुन लिया कि भाई म्यूचुअल फंड में तो बहुत सारा गड़बड़ घोटाला है, तो वो लोग म्यूचुअल फंड को रिडीम कर देंगे, पर वो देखते नहीं कि भाई कितने साल से म्यूचुअल फंड चल रहा है। पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल से अभी तक म्यूचुअल फंड में कोई इश्यू नहीं आया। तो कोई एक बंदे ने बोल दिया कि भाई म्यूचुअल फंड में ये इश्यू है तो आप रिडीम कर दोगे, वो लॉजिक नहीं है एक्चुअली। तो वो मीडिया में क्या चल रहा है और यूट्यूब में क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, वो मैटर नहीं कर रहा। जब आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और आपका गोल क्या है, उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक्चुअली। राइट। जो आप बोल रहे हैं उसमें ही मैंने अभी किसी ने मुझे इंस्टाग्राम रील भेजी थी, उसमें एक भाई साहब ने एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में डिस्कस किया कि वो पर्टिकुलर स्कीम ने 38% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन। राइट, राइट, तो अगर आप 2000 रुपए का एसआईपी उस स्कीम में करते हो फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो आपका 11 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा। राइट, राइट। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पिछले 42 ईयर्स का सेंसेक्स का रिटर्न 15% के आसपास। राइट सर। तो फिर मैंने जाके देखा इंटरनेट पे कि वो स्कीम का लॉन्च कब हुआ था। वो स्कीम हुआ 2020 में लॉन्च। हाँ, 5 साल का रिटर्न देके उन्होंने 20 साल का एक्सट्रापोलेट किया। तो दिस इज हाउ पीपल आर गेटिंग फॉलन इनटू ट्रैप। तो Yes. क्या आपको लगता है एडवाइजर का रोल इंपॉर्टेंट है ऐसे केस में? इफ यू आर नॉट एबल टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, तो एक एडवाइजर या गाइड की जरूरत है आपको। सर 100% एडवाइजर ऑलवेज नीडेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको सिर्फ समझ लो कि सर्दी जुकाम भी होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, राइट? तो ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। आपको लगता है कि भाई मेरे पास 10,000 रुपीज़ है, बराबर, मैं मेरे हिसाब से इन्वेस्ट कर लूंगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो समझे बिना आप इन्वेस्ट कर दोगे ना, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। आप इन्वेस्ट करोगे, 2 दिन के बाद रिडीम कर दोगे, तो बेटर है। एडवाइज़र आपको इसलिए भी ज़रूरी है कि आपकी नीड क्या है, आपकी गोल क्या है, वो डिफाइन करने में आपकी हेल्पफुल करेगा। दूसरी चीज़, हर 6 महीने या 12 महीने में आपको आपका फ़ाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो रिव्यू भी करना चाहिए साथ-साथ में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉम द डे 1 जब आपको इन्वेस्ट करना है तभी फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है। इस 6 मंथ या 12 मंथ जैसे हम हेल्थ चेकअप करवाते हैं ना, वैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप की हर रोज जरूरत होती है। तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर या आपका फाइनेंशियल प्लानर जो भी हो उसके साथ बैठो। आप पूरे साल के, मैं बोल रहा हूँ पूरे साल के 2 घंटे तो निकालो, ज्यादा नहीं, 2 घंटे तो निकालो अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए। हम दूसरे की बात ही नहीं कर रहे। आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। आप आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में कहाँ पर पहुंचे हैं? आप रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं, चाइल्ड एजुकेशन का प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो गोल अचीव होने जा रहा है या नहीं, वो आपको खुद नहीं मालूम चलेगा जब तक आपका एडवाइजर वो कैलकुलेट करके आपको नहीं शो करता। ऑलराइट, सो गोइंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट एज, स्टेज एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज सेविंग एज पर द स्टेजेस। तो जो हमने प्रीवियस कन्वर्सेशन में डिस्कस किया कि मनी माइंडसेट जो है, सेविंग्स अक्रॉस लाइफ स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ शुड अ पर्सन think about savings in his 20s, 30s, 40s एंड बियॉन्ड, कि कैसे वो डिफरेंट है सेविंग्स करना इन अलग अलग लाइफ स्टेजेस में? यस सर, तो आपने जैसे बात की कि यंग जनरेशन, तो मैंने कि यंग जनरेशन इज नाउ डिपेंड्स ऑन हाई स्पेक्यूलेशन, लाइक अभी आपने देखा कि जैसे डीमैट अकाउंट इंडिया में 21 करोड़ ही है, पर गेमिंग पे एप्लीकेशन पे खेलने वाले 30 करोड़ लोग, उससे भी ज़्यादा होंगे। या 21 करोड़ डीमैट है तो उसमें देखोगे तो एफ करने वाले ज़्यादा लोग हैं। हर साल सेबी ऐसा बोल रहा है कि 70,000 करोड़ का लॉसेस सिर्फ एफ में होता है। ये भी एक पब्लिक न्यूज़ होता है, पर उसके ऊपर यंग जनरेशन नहीं देखता। वो सिर्फ उसमें से पैसा कमाने के लिए ज़्यादा चाहते। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप लॉन्ग टर्म होरिज़ोन थोड़ा रखो। थोड़ा इक्विटी में म्यूचुअल फंड या प्रॉपर
स्टॉक मार्केट में भी जाते हो तो लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए आप फोकस करोगे तो इट विल बी बेटर। आफ्टर आप 30-40 के एज ग्रुप में आओगे तो वो सेफ सिक्योरिटी के ऊपर चला जाता है थोड़ा-सा ज़्यादा। और दूसरा क्या कि 30-40 में हर एक बंदे के ऊपर कुछ ना कुछ लोन या ईएमआई और वो एक्सपेंसेस ज़्यादा रहता है। तो उस टाइम पे सेविंग करना वो लोग बहुत प्रेफ़र नहीं कर रहे, वो कम कर देते कि भई हमने बोला कि भई 5,000 की एसआईपी करवाओ, तो बोला मेरा 25,000 का ईएमआई है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप बोलोगे होम लोन प्लस कार लोन सब ईएमआई कैलकुलेट करेगा तो उसकी सैलरी के जितना ही हो जाता है, तो उनके पास सेविंग का ऑप्शन ही नहीं रहता। और उस टाइम पे उनको सोचना चाहिए कि भई मैं कोई घर या कार ले रहा हूँ, तो उसका ईएमआई ऐसे सेट करूँ कि मेरे साथ-साथ में थोड़ा 5-10 हज़ार का सेविंग भी हो पाए। तो वो उनको वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर अगर हम जैसे 25 ईयर ओल्ड 28 ईयर ओल्ड यंगस्टर से मिलते हैं, तो उनका एक कॉमन आंसर होता है जो आप भी फेस करते होंगे अपनी प्रैक्टिस में कि आई डोंट अर्न इनफ टू सेव, कि मैं उतना कमा ही नहीं सकता हूँ कि उससे मैं बचत कर सकूँ। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे? हाउ डू यू डील विथ इट? ऑलवेज़ वो उनकी लॉजिक है एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि उनकी जो एज ग्रुप का बंदा सामने बैठा है वो उनके जितना ही कमाता है। सम टाइम पॉसिबल कि 50,000 किसी की इनकम है, सामने उसके फ्रेंड की इनकम 30,000 है पर वो 10,000 की सेविंग करता है, क्योंकि वो बिलीव करता है कि मुझे सेविंग करनी है। तो वो जो पर्सन है कि जो मानता है कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है सेव करने के लिए, तो वो पहले उसको उसके गोल और उसका माइंडसेट है वो ऐसे सेट करना पड़ेगा कि नहीं भाई मुझे पहले सेविंग करनी है, उसके बाद ही मेरे एक्सपेंसेस या मेरी नीड्स या वांट्स होगी। तो उतनी अमाउंट आप फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 50,000 है, मैं ऐसे मान के चलूँ कि मेरी सैलरी 45,000 ही है, 5,000 मैं पहले सेव ही कर लेता हूँ। तो 45,000 उनसे एडजस्ट हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। 5,000 में आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं होने वाली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5,000 कम एक्सपेंस करता हूँ पूरे साल में, तो मेरी लाइफ़स्टाइल इतनी चेंज नहीं होगी। तो बेटर है कि आप पहले आपकी इनकम में से थोड़ा-सा सेविंग करें, उसके बाद आपकी नीड्स, वांट्स या जो भी एक्सपेंसेस है वो करें, तो वो बेहतर रहेगा। ओके। और कई बार क्या होता है, बंदा 25-30 में स्पेंडिंग कर देता है, बट एट द एज ऑफ 40 व्हेन ही हैज़ 2 किड्स, व्हेन ही इज़ सेटल्ड, तब तक उन्होंने कोई सफिशिएंट सेविंग्स की नहीं होती है। राइट सर। तो उनको लगता है कि अभी तक मैं कर नहीं पाया हूँ, तो आगे मैं कैसे सेविंग्स को या इन्वेस्टमेंट्स को अप्रोच करूँगा? तो इस एज ग्रुप वाले लोगों को कैसे वो जो लॉस्ट अपॉर्च्युनिटी उनको लग रही है, वो कैसे फाइनेंशियल रिकवरी कर सकते हैं एट दिस स्टेज ऑफ एक्चुअली सर लाइफ? जो भी बंदा 40-45 इस ग्रुप तक सेव नहीं कर पाया ना, उसने बहुत बिग अपॉर्च्युनिटी लॉस्ट की है। क्योंकि इक्विटी इज़ स्पेसिफिकली टाइम ऑफ गेम, मैं ऐसा मानता हूँ। आप बोलो भले बोलो कि भाई रिसर्च, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ चलता है नो डाउट, पर इक्विटी में सबसे ज़्यादा चलता है टाइम। आप उसको टाइम दोगे तो ही वो वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। अभी आपकी वंस एज ग्रुप 40-45 हो गई, तो आपके लिए रिटायरमेंट की एज आप फॉर एग्जांपल 60 मानते हो तो आपके पास बचा कितना टाइम सर? 15 ईयर, मैक्सिमम 15 या मैक्सिमम 20 ईयर्स। तो उसमें कंपाउंडिंग भी आएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो द और उसके बाद आपको लगता है कि भई नहीं अभी मैं एक बड़ी-सी अमाउंट सेविंग करना स्टार्ट कर दूँ। वो कितनी भी बड़ी अमाउंट भले होगी, पर वो आपको जो चाहिए एक अमाउंट भई मुझे 2 करोड़ या 5 करोड़ मुझे रिटायरमेंट पे चाहिए, तो वो आप नहीं पहुँच पाओगे सर। तो इट इज़ बेटर टू थिंक फॉर द सेविंग सम एज अर्ली। आप 40 को सोच रहे हो उससे बेटर है 35 या 30 से आप वो सोचने लगोगे, तो आप वो गोल पे ईज़िली पहुँच पाओगे। पर उन्होंने अभी वो फेज़ तो चला गया। नाउ आई हैव ऑलरेडी रीच्ड 40, अब या मेरे पास 20 इयर्स है। सो शुड आई डिले माय रिटायरमेंट? हाउ शुड आई अप्रोच? अभी मैं टाइम को तो वापस नहीं ला सकता हूँ। तो उनको कैसे प्लानिंग करना चाहिए कि लॉस्ट अपॉर्च्युनिटी तो हो गया, चलो या एक्सेप्ट कर दिया, पर उसको मुझे कुछ हद तक रिकवर करना है, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? सर उसके लिए फिर पॉसिबल हो उतना उनका जो भी लोन हो वो अर्ली वो क्लोज कर दे और जितना पॉसिबल हो ज़्यादा अमाउंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में प्लान करे फॉर द लॉन्ग टर्म और वो भी गोल ओरिएंटेड हो कि भाई मुझे मेरे रिटायरमेंट के लिए इतना अमाउंट चाहिए, मेरी चाइल्ड एजुकेशन के लिए इतना चाहिए, मुझे चाइल्ड मैरिज के लिए इतना चाहिए। तो वो उसके हिसाब से प्लान करेंगे तो इट इज़ फॉर देम ईजी टू रीच देयर गोल। ओके, ग्रेट।
सो यहाँ पे और एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एट द एज ऑफ 40 अभी उस बंदे की प्रायोरिटी गोल क्या हो सकती है, वेदर इट इज हिज ओन रिटायरमेंट कॉर्पस, वेदर इट इज चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन और चिल्ड्रन मैरिज, या फुलफिलिंग अ होम लोन लायबिलिटी। आपके हिसाब से इन चार गोल में से सबसे प्रायोरिटी गोल कौन सा होना चाहिए उसकी इस एज ग्रुप पे? सर आपने जैसे बोला कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ फ्रॉम द डे वन, एज ग्रुप कौन सा भी हो, 30, 40, 50, पहला प्रायोरिटी गोल ऑलवेज अपना रिटायरमेंट है। ओके, बिकॉज एट द एज ऑफ 60 या 65 आप जो बोल रहे हो, उसके बाद इट इज नॉट पॉसिबल टू गो आउटसाइड टू अर्न मनी। एक बात समझ लो सर कि आफ्टर एक एज ग्रुप के बाद आप, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप अर्न कर पाओगे बाबा। तो आप जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करो या कोई गोल के बारे में सोचते हो, तो फर्स्ट थिंग विल बी ऑलवेज अपना रिटायरमेंट गोल, क्योंकि उस टाइम पे पॉसिबल है चाइल्ड अपना सेटल कर चुके होंगे, और अभी तो फॉरेन जाने का भी बहुत क्रेज चल रहा है। तो उस टाइम पे अपने पास कौन है क्या है कुछ अपने को नहीं मालूम, आफ्टर 20 ईयर्स क्या होने वाला है। तो सबसे पहला ऑलवेज इंपॉर्टेंट है कि अब अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करें। अपना गोल प्लानिंग में फर्स्ट गोल इज ऑलवेज रिटायरमेंट प्लानिंग, उसके बाद आप चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज के बारे में सोच सकते हो। ग्रेट, थैंक यू। सो आशीष भाई, आपने जो बताया, मैं भी यही पर्सनली मानता हूँ कि फर्स्ट गोल इज रिटायरमेंट। अभी मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था कि रिटायरमेंट का एज जो है, जनरली लोग मानते हैं 58-60, बट विद अ करंट लाइफस्टाइल एंड करंट स्कीम ऑफ थिंग्स इन कॉर्पोरेट, रिटायरमेंट का एज 45 हो गया है। यंगस्टर्स मानते हैं बाय चॉइस और बाय कंपल्जन दे हैव टू थिंक अबाउट रिटायरमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट द एज ऑफ 45। यस, तो हम तो यहाँ 40 की एज पे सेविंग सेविंग भी नहीं कर रहे, सही बात। और दूसरा आपने जो पॉइंट ऐड किया कि 40s पे अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं लेट हूं, पर मैं एक लॉजिक आपको देना चाहता हूं, आई एम श्योर यू विल अग्री टू इट, कि अगर मैं 15,000 रुपए का भी SIP करता हूं हर महीने और उसमें 12% का रेट ऑफ रिटर्न जनरेट होता है, एंड इफ यू कंटिन्यू इट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स अनइंटरप्टेड, तो भी आपका लगभग लगभग 1.5 करोड़ रुपए जितना कॉर्पस जमा हो जाएगा। सो दैट इज सफिशिएंट, आई थिंक, टू सर्वाइव ऑन द रिटायरमेंट। आपका क्या ओपिनियन? राइट सर, वो बात सही है। वंस मैं थोड़ा सा एक एडिशन भी करूंगा, आपने जो चीज बोली, भाई आप 50,000 का एक SIP करोगे फॉर द 15 ईयर, 12% के रिटर्न आपने बोला 1.30, पर उसमें एक टॉप अप ऐड कर दो आप, सिर्फ 10% का या 5% का, मैं ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि उसके बाद आपकी सैलरी भी इंक्रीज होने वाली है। राइट, सही बात है कि भाई आप अभी जो भी अर्न कर रहे हो 2 साल 3 साल के बाद उसमें भी एडिशन होगा, तो वो आप उसका जो 10% या 5% का टॉपअप होगा ना, वो आपको 1.30 करोड़ से बहुत ज्यादा दूर लेके जाएगा। तो वो एक माइनर चीज है, पर जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती है वैसे वैसे आप थोड़ा सा सेविंग भी उसमें एडिशन करोगे तो आपके गोल की तरह और जल्दी। आप जो बोलते हो कि भाई मुझे 55 पे क्लोज करना है और आपने प्लानिंग 60 का किया है एट रेगुलर SIP ऑफ 15,000, तो आप टॉपअप करते हो तो पॉसिबल है कि वो 55 पे आप क्लोज कर पाओ। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू। दिस इज अ वैलिड पॉइंट कि टॉपअप SIP भी मार्केट में अवेलेबल है, जहां पे बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि कैसे करना। सो आशीष भाई ने 10% टॉपअप बोला, लगभग लगभग वो फर्क सीधा डबल हो जाता है, लगभग लगभग। सो दैट इज अ वैलिड पॉइंट विच यू हैव शेयर्ड। तो घबराइए मत, 40 पे भी लेट नहीं हुआ है, आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं आशीष भाई। फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे आपने बोला कि फाइनेंशियल प्लानिंग कई लोग ऐसा मानते हैं कि वो तो बहुत पैसे वालों लोगों की ज़रूरत है, हम तो महीने का 25-30 हज़ार कमाते हैं, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, वो नेसेसिटी है या लग्जरी है? आपका क्या ओपिनियन है? सर फाइनेंशियल प्लानिंग वो इनकम के दायरे में आता ही नहीं है। आप 5,000 कमाते हो, 5 लाख कमाते हो, 50 लाख कमाते हो या 5 करोड़ कमाते हो, सबको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है। जैसे आप बीमार पड़े डॉक्टर के पास जाना है, वैसे आप इनकम करते हो तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। वो 5 रुपए की भी हो सकती है और 50 रुपए की हो सकती है, 5 करोड़ की भी हो सकती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रॉम द डे वन, आप जब से अर्न करते हो ना तब से वो फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है एक्चुअली। ग्रेट, वेरी वैलिड पॉइंट आशीष भाई। बट फाइनेंशियल प्लानिंग विद द एडवांटेजमेंट ऑफ
इंटरनेट लोगों को लगता है ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે હું પૈસા કમાઉં છું તો હું જ જાતે બધું જોઈને मैनेज કરી શકું છું सो इस एडेज पे या ये मान्यता पे आपका क्या मानना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कोई बंदा खुद से कर सकता है? मुझे सर दुख रहा है, आप बोले डॉक्टर अवेलेबल है, पर मैं तो मेडिकल स्टोर में जाके डिस्प्रिन ले लेता हूँ. सो इज इट अ वैलिड डिसीजन और शुड आई कंसल्ट समवन हु इज एक्सपर्ट इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग? अगर मुझे कंसल्ट करना है तो हु आर द पीपल whom I should consult? जैसे सर आपने पूछा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करना चाहिए और किससे करवाना चाहिए, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे हमने डिस्कस किया कि फ्रॉम डे वन ज़रूरी है, तो वो भी ऐसे बंदे से आप कराओ कि जो जिसके पास एक्सपर्टाइज हो। ऐसे नहीं ज़रूरी कि भाई जो सिंपल नॉर्मल आपने जैसे बोला कि भाई मुझे सिर दिख रहा है, मैं मेडिकल में जाके एक डिस्प्रिन ले लूँगा, तो मेडिकल इज़ नॉट ए ऑथोराइज्ड पर्सन टू गिव यू द मेडिसिन एक्चुअली, वो डॉक्टर है। आपके एक दिन तकलीफ हुई आपने ले लिया, पर दूसरे दिन तीसरे दिन भी वो कंटिन्यूटी रहा तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो बेटर है ना कि भाई आप पहले से ही डॉक्टर को कंसल्ट करो। सेम चीज आप डिले हो जाओ, उससे बेटर है कि आप पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग को कंसल्ट करो कि जो उसमें स्पेशलिस्ट है, जैसे CFP जिसने किया हो, या जो इन्वेस्टमेंट का स्पेशलिस्ट हो, सेबी रजिस्टर्ड RIA हो, उससे आप एडवाइस लोगे तो वो आपके डिसीजन में और आपके वेल्थ क्रिएशन में बहुत बहुत इम्पैक्ट कर जाएगा आगे जाके। और एक कहीं मैंने पढ़ा था आशीष भाई कि एक एवरेज यंग group of people are looking at some 180 to 200 hours of videos on personal financial planning, right? तो क्या वो वीडियोस में उतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसको कि वो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग खुद से कर सके, या उसको फिर भी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है? सर वीडियो कंटेंट इज नॉट ऑलवेज रिलायबल। जो वीडियो कंटेंट होता है ना, वो जनरल पब्लिक के लिए होता है। आप समझो, आपकी रिक्वायरमेंट और मेरी रिक्वायरमेंट दोनों अलग है सर। आपको सर दुख रहा है और मुझे भी सर दुख रहा है, पर दोनों की जो मेडिसिन होती है वो डिफरेंस हो सकती है। तो आपको फिनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना है, आपके 2 चाइल्ड है, 3 चाइल्ड है, आपको कब रिटायरमेंट लेनी है। आप बोले मुझे 45 पे रिटायरमेंट लेनी है, मैं बोला मुझे तो 40 भी एज पे लेनी है, तो वो डिफरेंशिएट करेगा। तो आपके गोल क्या है, उसके लिए 100% पहले फाइनेंशियल एडवाइस आपको चाहिए। वो जनरल नॉलेज से आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कभी भी। ग्रेट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहला मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए? सर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलवेज टॉप इज द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इज ऑलवेज नीडेड। आप कुछ भी बोलो, जब तक प्रोटेक्शन नहीं होगा तब तक आप वेल्थ क्रिएशन या आगे इन्वेस्टमेंट के लिए आप फोकस कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने प्रोटेक्शन की कॉस्ट एकदम एक थोड़ी सी माइनर होती है। आप फॉर एग्जांपल काउंट करो कि भाई आपकी एनुअल इनकम 5 लाख है, तो मैं नहीं मानता आपकी प्रोटेक्शन की कॉस्ट 5 से 10% होगी ईयरली एनुअलाइज इनकम की। तो मैक्सिमम 30 to 50,000 आपकी प्रोटेक्शन कॉस्ट है। वो आपका वेल्थ क्रिएशन या आपकी जो भी सेविंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑलवेज नीडेड कि आप जो भी सेविंग करते हो या इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हो, तो पहले आप प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करो। प्रोटेक्शन प्लानिंग में क्या होना चाहिए स्पेसिफिकली? सबसे पहला मुझे लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, या कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए? टोटल ऐसा मैं मानता हूँ, टोटल प्रोटेक्शन में मेन 2 चीज रहती है। पहला है अपना लाइफ इंश्योरेंस, वो अप्रॉक्स आपकी एनुअल इनकम का मिनिमम 20% होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा एनुअल इनकम 5 लाख है, तो मिनिमम आपका सम एश्योर 1 CR होना चाहिए। उससे कम होगा इट इज नेवर, वो सफिशिएंट इंश्योरेंस है ही नहीं एक्चुअली। फॉर एग्जांपल आप कार लेते हो, बाबा कार की वैल्यू है 10 लाख, आप दुकान शॉप में जाके बोलो कि मुझे 5 लाख का इंश्योरेंस लेना है, तो वो देगा? वो देगा ही नहीं, वो 10 लाख का ही देगा एक्चुअली। तो सेम थिंग है कि भाई अपनी ह्यूमन वैल्यू क्या है, जो भी इनकम अर्न करता है, तो एक उसका एक ह्यूमन वैल्यू कैलकुलेटर होता है। तो आप आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के पास जाओगे तो वो कैलकुलेट करके देगा कि भाई आपकी फाइनेंशियल वैल्यू, टोटल ह्यूमन वैल्यू इतनी है, तो मिनिमम आपको उतना चाहिए। प्लस उसके बाद वो हेल्थ इंश्योरेंस आता है, उसके बाद कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये सब प्रोटेक्शन कॉस्ट है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि भी कार इंश्योरेंस या होम इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, वो भी एडिशन चाहिए।
आप टोटल करोगे तो 10% के अंदर आ ही जाएगा। तो ये सब पूरा मिला के आपको प्रोटेक्शन कॉस्ट जो है वो मिनिमम 10-15% के आसपास रहेगा, और वो सब जरूरी है ऑलवेज। ग्रेट, सब जरूरी है, इसीलिए वो प्रोटेक्शन में फॉल होता है। बट जनरली हमारा ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि वो जो पैसा मैं भरता हूँ, इतने लंबे समय तक भरता हूँ, और अंत में वो पैसा वेस्ट है, वो पैसा मेरे पास वापस तो आता नहीं है, तो मैं ये कॉस्ट इनकर क्यों करूँ? कई लोग चलो शायद इंश्योरेंस ले लेते हैं, 5 साल इंश्योरेंस प्रीमियम भरने के बाद कुछ नहीं हुआ तो उसको रिन्यू नहीं करते हैं। तो क्या ये अप्रोच सही है, या व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन? सर वो अप्रोच सही नहीं है एक्चुअली। वो एक्चुअली हमें कब क्या होगा वो हमें भी नहीं मालूम। फिनेंशियल प्लानिंग एक शॉर्ट सेंटेंस पे टिकी हुई है, लिविंग टू लॉन्ग और लिविंग टू शॉर्ट। बराबर। लिविंग टू लॉन्ग, जब आप लिविंग टू लॉन्ग हो जाते हो कि भाई आप 75-85 जीते हो, तो आपके लिए पैसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंसेस करनी है। पर लिविंग टू शॉर्ट, मुझे कल कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली सरवाइव कर पाएगी, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास इतनी लिक्विडिटी है, मेरे पास इतना वेल्थ है कि जो मेरा आज का एक्सपेंसेस है, वो तो ईयर टू ईयर 5 या 10% से इन्फ्लेशन जो बढ़ने वाला है उसके हिसाब से बढ़ेगा ही। तो एज़ ए मैं अर्निंग पर्सन हूँ, मुझे कुछ हो जाता है, तो फैमिली में इतनी इनकम कंटिन्यूटी है, नहीं है, तो आपको 100% आपका सफिशिएंट इंश्योरेंस पहले चाहिए। वो कब क्या होगा हमें भी नहीं मालूम। तो ये चीज़ एक सिंपल सी बात है, लिविंग टू लॉन्ग और लिविंग टू शॉर्ट, पर ये चीज़ बहुत मायने रखती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में। सो आपने जो बोला उसी पे ही मैं ऐड कर रहा हूँ कि पहलगांव लोग घूमने गए थे, वहां रिस्क आ गया, किसको पता था, किसी का बहुत सैड पार्ट है। सो प्रोटेक्शन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आता है कि इमरजेंसी फंड, राइट। कि इमरजेंसी फंड जरूरी है, कितना जरूरी है, कितने समय के लिए कॉर्पस जमा करना चाहिए, वो कहाँ कैसे प्लान करना चाहिए? तो जैसे हमने पहले जैसे बात की कि फाइनेंशियल प्लानिंग है, फर्स्ट स्टेप है अपना प्रोटेक्शन, तो सेकंड नंबर पे आएगा इमरजेंसी फंड। अभी कोई भी सेविंग शुरू करने से पहले एक आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जो आप सैलराइड पर्सन हो, ठीक है, आप एक फिक्स इनकम फिक्स आ रही है, तो मिनिमम आपका मंथली एक्सपेंसेस का 6 टाइम्स। फॉर एग्जांपल आपकी मंथली एक्सपेंसेस 50,000 है, तो आपका इमरजेंसी फंड मिनिमम 3 लाख रुपए होना चाहिए। और आपकी इनकम फ्लक्चुएटेड है, या जस्ट लाइक बिजनेस, कभी अलग अलग एक महीने में होती है, दूसरे महीने में नहीं होती, तो मिनिमम 12 टाइम्स का होना चाहिए इमरजेंसी फंड, जिससे कि आपका कभी भी इनकम स्टॉप हो जाए। जस्ट लाइक हमने पहले कोरोना के टाइम पे देखा था, मोस्ट ऑफ द बिजनेस और मोस्ट ऑफ द सैलरी इनकम बहुत और साइमल्टेनियसली क्लोज हो गई थी। बहुत सारे लोगों की इनकम क्लोज हो गई थी, तो उस टाइम पे वो आपके पास होगा इमरजेंसी फंड, तो आप सर्वाइव कर पाओगे 2, 3, 4, 5, 6 महीने। आपने उस टाइम पे सुना भी होगा सर कि बहुत सारे लोगों ने ईएमआई बंद करवा दी। बाबा आरबीआई को भी डिस्क्लोज करना पड़ा कि भाई आप ईएमआई नहीं दोगे कि आपके सिविल पे असर नहीं पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ा सर जी? क्योंकि इमरजेंसी फंड ही नहीं था लोगों के पास। उनको नेक्स्ट मंथ तक सर्वाइव कैसे करेंगे, वो भी नहीं अवेलेबल था उतना भी फंड। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग में ऑलवेज नीडेड कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो जो आपको 6 महीने से 12 महीने तक सर्वाइव कर जाए। सो आरबीआई ने 6 महीने का मॉरिटोरियम कर दिया। हाँ, आपका ईएमआई जो है वो नहीं भरोगे तो हम लोन में एडजस्ट कर देंगे। राइट सर। सो इमरजेंसी फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दो होने के बाद देन व्हाट इज द फर्दर स्टेप आपके हिसाब? ये दो मेन चीज स्टेप हो गए। अभी तीसरा पिलर आता है। टोटल हम बोलते हैं कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 पिलर्स होने चाहिए। पहला अपनी प्रोटेक्शन कर लिया, सेकंड इमरजेंसी फंड कर लिया। अब आपका मेन जो पिलर है वेल्थ क्रिएशन पे वो आता है। तो वेल्थ क्रिएशन ऑलवेज टाइम मांगेगा। तो आप जितना जल्दी वेल्थ क्रिएशन के ऊपर फोकस करोगे, वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम बहुत सारे हैं। जैसे कि आप बोलते हो कि इक्विटी है, गोल्ड है, दूसरे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। तो आपको तय करना है वो कि भाई मुझे कितना वेल्थ क्रिएट करना है, कितनी करनी है। वेल्थ के डिफाइन दो होते हैं सर। एक होता है कि एक लिक्विड वेल्थ है, और दूसरा होता है एक हार्ड वेल्थ जो कन्वर्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है मुझे मेरे पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बराबर, पर उसको इमरजेंसी में 25 लाख की जरूरत पड़ी, तो वो क्या करेगा? उसके पास 5 करोड़ की जमीन भी है या रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, पर 25 लाख के उसको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी,
तो उस टाइम पे वो 5 करोड़ का घर या लैंड बेचने तो जाने वाला नहीं है, पर उसको 25 लाख कहीं से मिलने वाले नहीं है, तो वो बीच में फँस जाता है। तो ऑलवेज़ मैं जब बात करता हूँ वेल्थ क्रिएशन की, तो मैं लिक्विड वेल्थ क्रिएशन की ज़्यादा बात करता हूँ को क्योंकि हम जो अर्न करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं, वो अपने के लिए है। हम नहीं बोलते कि भई एन्जॉय कब करेंगे? हम पूरा सेविंग ही करते जाएँगे तो एन्जॉय कब करेंगे हमारा मनी? तो अमाउंट ऐसी होनी चाहिए कि जो लिक्विड होनी चाहिए। भई आपने 55-60 के एज ग्रुप पे आपके पास 2 करोड़ या 3 करोड़ या 5 करोड़ लिक्विड है, जिससे आप उसमें से पैसे जितने चाहे आप बोलोगे मुझे 5 करोड़ आज चाहिए तो 5 करोड़ मिलने चाहिए। नहीं, मुझे 5,000 ही चाहिए, तो भी उसमें से निकलनी चाहिए। तो वेल्थ ऐसी होनी चाहिए कि जब भी ज़रूरत पड़े ना, तब वो यूज़ होनी चाहिए। आप उस वेल्थ को लॉक कर दोगे, तो वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं चलेगी फिर। ग्रेट। तो ऐसे कौन से एसेट क्लासेस हैं या ऐसा कौन सा एवेन्यू इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां पे आप जो बोला लिक्विड वेल्थ वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं? और क्या उसको एक्यूमुलेट करने के लिए मुझे अभी से बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़े या स्टेगर्ड मैनर में मैं कर सकता हूँ उसको? सर, मेन वेल्थ क्रिएशन आप फोकस करो ना, तो इक्विटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑलवेज़। जो टिल डेट आप लास्ट 30 ईयर, 40 ईयर का भी हॉरिज़ॉन देख लो ना, तो सेबी ने भी डेटा दिया है कि भाई एवरेज सेंसेक्स या निफ्टी आपको 13 टू 15% रिटर्न देती है। एडिशन डिविडेंड करो तो 1-2% और हो जाएगा। इतना रिटर्न और कोई इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। आप कोई भी देख लो, पीएफ देख लो, एफडी की तो हम कंपैरिजन ही नहीं करेंगे। गोल्ड देख लो, गोल्ड ने भी 10-11% रिटर्न दिया है, वो भी अच्छा हॉरिज़ॉन है। आप एक पोर्शन उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन आपको फोकस करना हो तो इक्विटी इज़ द ऑलवेज़ बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म। और उसके लिए फ्रॉम डे वन मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडिया में करोड़पति बनना है ना, बहुत ईज़ी है सर। बहुत ईज़ी मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एज ग्रुप 25 है। आपने सिर्फ 1000 की एसआईपी कर दी ना, तो आप 60 के एज पे वो करोड़पति हो ही जाओगे। 1 करोड़ की वेल्थ ऐसे ही बन जाएगी। कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ 1000 सेव करना है। पर वो 1000 सेविंग का माइंडसेट होना चाहिए, तब जाके आप करोड़पति बनोगे। इट इज़ नॉट दैट मच ईज़ी प्रोसेस जितनी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। राइट। और उसमें एक पॉइंट और आता है कि इन्फ्लेशन। तो क्या इन्फ्लेशन प्लानिंग में कंसिडर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? और दूसरे एसेट क्लासेस इन्फ्लेशन को कितना एडजस्ट करके रिटर्न देते हैं? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑन दिस? सर, इन्फ्लेशन आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, इन्वेस्टमेंट फर्स्ट इन्फ्लेशन आपको फर्स्ट माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन नॉर्मल इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है वो 6 to 7% होती है। वो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट है। उसके ऊपर आप मेडिकल इन्फ्लेशन या एजुकेशन इन्फ्लेशन देखोगे ना, तो वो 12 या 15% से भी ज़्यादा है। तो आप सिंपल सी बात समझ लो कि आप आज आपके पास 10 लाख रुपीज़ है, बराबर? तो नॉर्मल आप 6% के एफडी से ड्यूअल करोगे तो 12 इयर्स में आपका अमाउंट डबल होगा। और इन्फ्लेशन 7% है, तो आपका 10 साल में पैसा आधा हो जाता है एक्चुअली। फंड वैल्यू जो 10 लाख की है, वो फंड वैल्यू 5 लाख की हो गई है, बराबर? तो आपने 12 साल के बाद जो 20 लाख बनाए, उसकी फंड वैल्यू तो आज कम ही है एक्चुअली। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ऑलवेज इन्फ्लेशन ध्यान में रखना चाहिए। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इन्फ्लेशन में ध्यान में रख के ही करो, क्योंकि बाकी कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ मनी इकट्ठा कर रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ा रहे हो। ग्रेट। और कई लोग ऐसा मानते हैं, आपने बोला इक्विटी, इक्विटी में पैसा डूब गया तो कैसे उसको अप्रोच करेंगे? क्योंकि उनका तो एक्सपीरियंस है कि पैसा इक्विटी में डूब जाता है। अभी वॉर लाइक सिचुएशन है, आपने ही बताया कि लोगों ने पैसा रिडीम कर दिया। राइट सर। तो क्या इक्विटी में पैसा डूबता है? और अगर करेक्शन आता है तो उस अरे करेक्शन को कैसे अप्रोच करना चाहिए? इक्विटी में पैसा डूबता है ऐसा हम कभी भी नहीं बोल सकते सर। इक्विटी में पैसा कम होता है सिचुएशन टू मार्केट। भई आपने आज 1 लाख इन्वेस्ट किए, बराबर? मार्केट गिरा तो आपकी 1 लाख की फंड वैल्यू 90,000 हो गई। चलो 10,000 का आपका लॉस दिखता है सर, पर वो है नहीं जब तक आप रिडीम नहीं करते हो, बराबर? आप रिडीम कर दिया तो वो 10,000 का आपको लॉस बुक हो गया। तो इक्विटी में पैसा वही लगाना चाहिए जो मिनिमम आपके 3 से 5 ईयर का हॉरिज़ॉन हो। आप कोई बंदा मेरे पास आता है, वो बोलता है नहीं मुझे तो नेक्स्ट ईयर ये पैसा चाहिए, तो मैं कभी नहीं उसको सजेस्ट करूँगा कि ये इक्विटी में लगाओ। भाई नेक्स्ट ईयर मेरे चाइल्ड एजुकेशन के लिए ज़रूरत है, चाइल्ड मैरिज के लिए ज़रूरत है 1 साल या 2 साल, तो वो पैसा कभी इक्विटी में नहीं जा सकता सर। वो आप प्रॉपर सेफ साइड ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि ये गोल आ गया है नज़दीक। अभी उसको
एक्सपेंसेस करने की जरूरत है, तो वो पैसा कभी इक्विटी में नहीं जा सकता। इक्विटी में वही पैसा लगाओ जो मिनिमम 3 से 5 साल से ज्यादा के लिए होरिजन हो, वही पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए। बाकी इट इज नॉट पॉसिबल टू इन्वेस्ट इन इक्विटी फॉर द शॉर्ट टर्म। ग्रेट। मैंने कहीं पढ़ा था कि इक्विटी मार्केट अगर गिर गया, उससे बेटर है मैं कहीं और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करूं। और इक्विटी मार्केट गिरने के बाद वही लेवल पे या उससे नीचे के लेवल पे कितने साल रहा, मार्केट कभी नहीं। बाउंस हो ही जाता है। ऑलवेज सर। अगर इकोनॉमी सही कर रही है तो मार्केट बाउंस बैक हो ही जाता है। हमारे से ज्यादा जानकार प्रमोटर्स होते हैं। और शायद अगर मार्केट बहुत गिर गया तो और एसेट क्लासेस में भी उतना रिटर्न नहीं नहीं। देगा, क्योंकि इकोनॉमी ही डोल्ड्रम्स में है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, लेबनान का देखा, जिम्बाब्वे का देखा। तो उस केस में कहीं और भी आपने इन्वेस्ट किया होगा नहीं। तो वो पैसों का भी नुकसान ही है। तो बेटर है कि इक्विटी इज समथिंग व्हिच यू कैन Yes. गिव सम एलोकेशन। इसमें एक चीज मैं बोलूंगा कि जैसे आप बात कर रहे हो करेक्शन आ जाता है, तो इक्विटी में करेक्शन इज ऑलवेज टेम्पररी। आप समझो, करेक्शन है। कोरोना के टाइम पे आप देख लो भी, जब करेक्शन हुआ था 6 महीने में रिकवर हो गया। और आप लॉन्ग टर्म आज फॉर एग्जांपल सेंसेक्स 80,000 पे है, उसकी जर्नी देखो तो 0 to 80,000 आप काउंट करोगे तो वो बढ़ता ही गया है। नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर का होरिजोन का आपको मैं अभी बोलूंगा, भाई 2025 में सेंसेक्स 80,000 है, बराबर। आपको बोलूंगा, मैं ऐसा आपको चांस देता हूँ कि 2015 के लेवल पे आप इन्वेस्ट करो, बराबर। तो आप बोलेगे नहीं मैं तो 100% इन्वेस्ट करूंगा आज। तो आप वही सोचो ना कि 2035 में ये 80,000 1,80,000 होने वाला है। एब्सोल्युटली मेन चीज। तो लॉन्ग टर्म होरिजोन सोचोगे तो ऑलवेज इक्विटी आपको हर एक अदर इंस्ट्रूमेंट से ऑलवेज बीट करेगा। So you should be hopeful rather than critical in your investment journey. यस। ग्रेट। चलिए, सो आशीष भाई आगे बढ़ते हैं कि एक पर्सनल फाइनेंस टूल किट में क्या होना चाहिए। सो एक 5 फाउंडेशनल प्रिंसिपल है सेविंग्स फर्स्ट पर्सपेक्टिव के लिए। तो पहला है अर्न वाइजली, कि ग्रो योर इनकम बट डोंट लेट योर लाइफस्टाइल ग्रो अकॉर्डिंग टू इट। दूसरा फाउंडेशनल प्रिंसिपल है स्पेंड स्मार्टली, कि बिन जरूरी खर्चा मत करो। आइडेंटिफाई द वैल्यू वर्सेस द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तीसरा है सेव कंसिस्टेंटली। हम सेविंग्स पे तो बात कर ही रहे हैं, और व्हाट अबाउट कंसिस्टेंटली? तो कंसिस्टेंसी करने के लिए क्या वो आदत में डालना चाहिए या उसके आजू बाजू कोई सिस्टम बना देना चाहिए जिससे वो ऑटोमेटिक हो सके। चौथा है इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। तो इन्वेस्टमेंट में क्या इंटेलिजेंस मैटर करता है या बिहेवियर मैटर करता है। एंड पांचवा है मैनेज द रिस्क, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस जो लोग एक्सपेंस गिनते हैं, क्या वो एक्सपेंस है या इज इट एन इनविजिबल आर्मर। तो आपके हिसाब से आप जो बोलते हैं कि इंश्योरेंस इज अ फायर वॉल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो क्या आप कैसे जस्टिफाई करते हैं ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को? सर जैसे आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो ऑलवेज लोग एक्सपेंसेस के हिसाब से देखते हैं, पर आप वो भी सोचो कि जब जो एक्सपेंसेस है वो बहुत माइनर है, वो आपको हेल्प करता है आपकी पूरी वेल्थ और आपकी सेविंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। वह वो माइनर सा एक्सपेंसेस, आप कार इंश्योरेंस क्यों 100% ले लेते हो? क्योंकि वो गवर्नमेंट ने बोला है, कंपल्सन है। तो वो कंपल्सन अपने खुद पे भी होना चाहिए। तो आपकी वैल्यू कार की वैल्यू से कम है, बहुत कम है सर। आपका के पास कार 20 लाख की कार है, उसका इंश्योरेंस आपने लिया है, पर आपका खुद का 2 लाख का भी इंश्योरेंस नहीं है। बस तो आप खुद को कार से कम समझते हो। और कार का जब एक्सीडेंट होगा तो ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है कि उसके अंदर बैठने वाले को कुछ नहीं होगा, नहीं। सिर्फ कार ही डैमेज होगी। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। जब कार डैमेज होगी तो कार तो रिपेयर भी हो जाएगी, उसका मनी भी मिल जाएगा, पर आपका खुद का टर्म प्लान नहीं है, पर आप खुद नहीं रहे तो वो कॉस्ट कभी भरपाई नहीं होगी सर, कभी नहीं है, ऑलवेज। दूसरा, चलो हमें कुछ हो गया, बराबर, परमानेंट डेथ नहीं होती, पर डैमेज हो गया, भाई बॉडी में बहुत सारे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अभी लोगों के पास 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो तो सिर्फ आपको नॉर्मल सा हॉस्पिटलाइज 2 दिन करोगे ना, 2 लाख कहीं उड़ जाएंगे, मालूम भी नहीं चलेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रॉपर होना चाहिए। तो जितनी कॉस्टिंग आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट में इंश्योरेंस में लगा रहे हो, उससे बेटर है कि आप खुद पे वो चीज लगाओ। तो
यू आर इरिप्रेसेबल। आपका मोरल लॉस तो फैमिली को होता है, 100 साथ साथ में पूरी जिंदगी के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन भी फैमिली को मिलता है। उस बर्डन के सामने इनविजिबल आर्मर या फायरवॉल इज व्हाट इज इंश्योरेंस प्लानिंग। 100 तो ये पांचों फाउंडेशन प्रिंसिपल में से सबसे पहला आता है मैनेजिंग द रिस्क, मैनेजिंग द रिस्क ऑलवेज। राइट। एंड उसको मैनेज करने के लिए यू शुड स्पेंड स्मार्टली। जब एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाता हूँ, तो अगर 1.25 लाख की फी है तो मैं उस 1.25 लाख की फी नहीं देखता हूँ, मैं उसका फ्यूचर पोटेंशियल देखता हूँ। राइट सर। पर इंश्योरेंस लेने जाता हूँ तब मैं देखता हूँ ये प्रीमियम ज्यादा है। ज़्यादा है, राइट। तो क्या ये वैल्यू वर्सेस कॉस्ट मैं सही एनालिसिस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? नहीं, नहीं, आप सही बोल रहे हो सर। मैं सेम चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप जैसे आपके चाइल्ड में इन्वेस्ट करते हो, आप इंश्योरेंस को आपका सेकंड चाइल्ड मानो। कि भई आप जैसे आपके चाइल्ड के फ्यूचर के लिए एक्सपेंस कर रहे हो, ये मेरे फ्यूचर के लिए है या मेरी फैमिली के फ्यूचर के लिए है। मुझे कुछ भी हो जाता है तो आपकी एक इंश्योरेंस की थोड़ी-सी कॉस्ट आपकी फैमिली को लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्ट कर जाएगी। जैसे आप आपके बच्चे के लिए के फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, वही फ्यूचर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया होगा तो वो स्कूल फीस कब तक पे कर पाओगे? इट इज़ वेरी शॉर्ट टाइम, फिर आपको 1.25 लाख से कम स्कूल वाली में आना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप आपका जो एक्सपेंसेस है और आपकी जो ह्यूमन वैल्यू है तब तक आप आपका प्रोटेक्शन ले लो। प्रीमियम के सामने नहीं, प्रीमियम फैमिली ह्यूमन लाइफ वैल्यू के साथ देना चाहिए, क्योंकि दैट जस्टिफाइज योर 100%। ओके। दूसरा एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि आजकल आप देख रहे हैं इंडियन वेडिंग डिलेमा, कि यहाँ पे वेडिंग में लोग जिस तरीके से स्पेंडिंग कर रहे हैं, डू यू थिंक दैट इट इज फॉर द शो, और या उसका कुछ ऑल्टरनेट हो सकता है, उसमें से कुछ पैसा बचत करके कुछ अलग तरीके से, व्हाट इज फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सपेक्टिव फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, कि क्या ये कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस चीज को? 100% ये शोबाजी अभी बहुत चल रही है सर। वो बोल रहे हैं ना कि भाई मुकेश अंबानी के बेटे की शादी तो ऐसे हुई, मुझे भी ऐसे करनी है। पर वो काउंट नहीं करते कि भाई मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए उसने उसका वेल्थ का 0.00001% एक्सपेंसेस किया है और आप आपके वेल्थ का 50% सिर्फ शादी में निकाल देते हो। बाब तो वो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि भाई आपके पास कितना है और उसमें से कितना एक्सपेंड करना चाहिए, वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए। बाकी एक्सपेंसेस करने जाओगे तो आपकी पूरी वेल्थ के ऊपर लोन भी लोगे ना तो भी वो कम पड़ेगी। तो बेटर है कि आपको मालूम होना चाहिए भी मुझे कितना एक्सपेंसेस करना है, तो मेरी उसके बाद भी फाइनेंशियल वेल्थ बनी रहे। पर पेरेंट्स ये मानते हैं, पर बच्चों का मानना ऐसा होता है, सर शादी एक ही बार करनी है तो जेटलू आवे एटलू वापरी काढ़ो ने શું फर्क પડે છે? व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? अ, उसमें सर बच्चों जो भी यंग जनरेशन होते हैं उनको सेविंग या कैसे फादर मदर ने पैसे अर्न किए हैं ना वो उनको मालूम नहीं है एक्चुअली सर। वो आफ्टर लॉन्ग टाइम उनको मालूम चलेगा तो बेटर है जब उनके बच्चे, हाँ उनके बच्चे होंगे तो बेटर है कि थोड़ा गाइड करे, समझाए बच्चों को कि भाई ये चीज इससे कम में भी अच्छा हो सकता है। ऐसा जरूर नहीं है कि हम टॉप लेवल ही यूज करें, उससे थोड़ा एडजस्टमेंट करके वो करेंगे तो बेटर रहेगा। फाइन। सो आगे डिस्कस करते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स, कि इन्वेस्टमेंट करने का एक प्रोसेस होता है, उसको जितना ऑटोमेट करो, जितना सिस्टमेटिक करो, सबके लिए अच्छा रहता है और उससे एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी रहता है। पर आपके एक्सपीरियंस में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द मोस्ट डैमेजिंग मनी मिस्टेक्स दैट पीपल मेक अर्ली इन लाइफ? कि यंगर एज पे जोहारी विंडो जो होता है ना, कि इस एज पे मैं खड़े रह के पीछे देख रहा हूँ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो व्हाट आर द मोस्ट डैमेजिंग मिस्टेक्स कि जे अर्ली एज पे लोगों को अवॉइड करनी चाहिए? सर पहली चीज कि यंग एज पे है ना आपको थोड़ी तो थोड़ी सेविंग करना शुरू करना चाहिए, वो आपको एक हैबिट बनाती है। हम ऐसा नहीं बोलते कि भाई आपकी जो भी इनकम है उसका 50% आप सेव कर लो, बराबर। आप 10%, 20%, 30% सेव करो। इफ आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड नहीं है कि भाई आपके इनकम से ही आपकी फैमिली नहीं चले, क्योंकि तब तक मदर फादर या ब्रदर भी इनकम अर्निंग होता है तो अपनी सैलरी 100% जरूरी नहीं होती, तो आप उसको लंबा भी खींच सकते हो 50% तक।
वाह! तो जितना अर्ली आप सेविंग करना शुरू करोगे तो उतनी आपको हैबिट भी होगी। भई मुझे हाँ, और आपको मालूम भी चलेगा कि भई मैंने 3 साल सेव किया तो मेरी वेल्थ इतनी क्रिएट हुई। तो आपको वैल्यू खुद दिखेगी मेरी सेविंग खुद की सेविंग की। तो वो आगे जा बहुत काम लगेगी। और आगे जाके जैसे हमारी बात हुई कि भई मैरिज में इतना एक्सपेंसेस करना है, खुद कमाओ, खुद सेव करो और फिर उससे जो भी आपकी इच्छा हो वो पूर्ण करो, तो वो बेटर आइडिया रहता है थोड़ा-सा। ओके। और आपको ये कॉस्ट ऑफ डिले के बारे में व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि अ, अगर मैं इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है मुझे पता चल रहा है, मुझे इन्वेस्टिंग करना चाहिए मुझे पता चल रहा है और मैं उस डिसीजन को लेने में प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, જોઈએ છે, કરીશું, હજી તો હું નાનો છું, ऑल दिस थॉट प्रोसेस तो ये कॉस्ट ऑफ डिले क्या असर करता है और करता है तो कैसे असर करता है इन्वेस्टमेंट? कॉस्ट ऑफ डिले है ना सर जी बहुत इम्पैक्टफुल है। आप जैसे हमने इनिशियली बात की थी कि भई मैं 45 की एज पे शुरू करूँगा, बराबर? तो आपने काउंट करवाया था कि भई 15,000 की एसआईपी मैं 15 साल ही करूँगा, तो वो 45 पे ईयर पे करता है। उससे वो 5 साल या 10 साल अर्ली स्टार्ट कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 35 ईयर पे वो ही सेम अमाउंट 15,000 की एसआईपी शुरू की है, तो आपने उसको 15 साल में कैलकुलेट करके दिया था कि भई 12% के हिसाब से फॉर एग्जांपल 1.30 सीआर आएँगे। उसने 10 साल अर्ली शुरू किया होता तो वो मोर देन 5 करोड़ होता अमाउंट। ओके। तो वो कॉस्ट ऑफ डिले है ना एप्रॉक्स 10 ईयर का मोर देन 3 करोड़ रुपीज़ है। पर वो 10 ईयर में आप कैलकुलेट करोगे ना तो इन्वेस्टमेंट 5 लाख भी नहीं है। राइट। तो कॉस्ट ऑफ डिले इज ऑलवेज इम्पैक्टफुल। तो आप जितना जितना जल्दी फॉर एग्जांपल आप अर्निंग 21 ईयर पे कर रहे हो ना, तो आप 21 ईयर पे सेविंग शुरू कर दो। तो आपका जो माइंडसेट है कि भाई मुझे 45 या 50 पे मुझे रिटायरमेंट लेना है। रिटायरमेंट मतलब अभी इंडिया में क्या लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट मीन्स मैं काम बंद कर दूं, बस शांति से कुर्सी में बैठा रहूं। वो रिटायरमेंट नहीं है एक्चुअली सर। रिटायरमेंट क्या है कि मुझे जो करना है, मेरी मर्जी से जो करना है, मेरे टाइम पे जो करना है वो मैं कर पाऊँ, वो So the रिटायरमेंट। real word is not retirement, it is financial independence. यस सर, इट इज फाइनेंशियली फ्रीडम जो आपको देती है भाई मेरे पास अभी सफिशिएंट मनी है, उससे मेरे एक्सपेंसेस है वो इजीली निकल जाएंगे। मेरी पैसिव इनकम अभी मेरे वेल्थ से पर सर मुझे तो अदानी और अंबानी बनना है तो अदानी अदानी और अंबानी बनने देखो सर फॉर एग्जांपल इक्विटी मार्केट से भी बहुत सारे लोग इनकम अर्न के निकले हैं। बिल गेट्स हो या वॉरेन बफेट हो, उन्होंने भी इक्विटी मार्केट से ही पैसा कमाया। वॉरेन बफेट का आप स्टेटमेंट देखोगे ना सर, उन्होंने उनकी 99% इनकम आफ्टर 62 की एज के बाद कमाई है। ओ बाबा, तो उसके लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना सर। एब्सोल्युटली। बाबा, तो आप बोल रहे हो कि भाई मुझे 40 की एज पे वॉरेन बफेट बन जाना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने तो अर्निंग भी एट द एज ऑफ 13 या 11 स्टार्ट की थी। राइट। बाबा, तो उन्होंने 50 साल दिए इक्विटी को। एब्सोल्युटली आप भी अदानी और अंबानी बन सकते हो, पर उसके लिए सेविंग तो करना पड़ेगा ना। करना पड़े। तो आपके पास 2 चॉइस है, या आप उतना नसीब लेके पैदा हो कि उनकी घर में आप पैदा हो, या फिर आप उतना 50 साल 60 साल का टाइम दो अपने पैसों को ग्रो होने के लिए, तो आप कुछ लेवल पे पहुंच सकते राइट सर, पर जो आपने बोला कि भाई वहां पर हम बर्थ ले, वो वेरी रेयर चांस है। चांस बराबर, पर आपको खुद को वेल्थ बनानी है ना, वो आपके ऊपर हाथ। हाथ में है ये। वो आप 100% कर सकते हैं। अमेजिंग योर कंट्री। मैंने बीच में भी बोला कि इंडिया में करोड़पति बनना बहुत इजी है। सिर्फ 1000 रुपीज आप 30-35 के ईयर के लिए सेव करो तो वो आप इजीली 1 ईयर पहुंच जाओगे। तो वो आपके हाथ में है। तो आशीष भाई ने जो बताया उस पे अभी लिसनर्स को एक क्वेश्चन है कि आप अगर 55 या 60 पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की स्टेज पे पहुंचना चाहते हो तो एक फिगर डिसाइड करो एंड स्टार्ट कैलकुलेटिंग बैकवर्ड्स। अगर आप कंफर्टेबल है तो स्टार्ट कैलकुलेटिंग बैकवर्ड्स कि कितना हर महीने आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू रीच दैट स्टेज एंड फॉलो दैट प्रोसेस। ग्रेट आशीष भाई, बहुत सारा वैल्यू एडिशन मिल रहा है आपसे बात करके एंड लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव, आपके मेरे पर्सपेक्टिव बहुत ही सिमिलर बैठ रहे हैं। सो अभी हम और एक स्टेज पे जा रहे हैं कि इनकम रिस्क। वॉरेन बफे ने बोला है नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम। जैसे हम वॉरेन बफे की बात कर रहे हैं, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम। और हमारे यहाँ आप देखो तो रिलाइंग ऑन सिंगल इनकम
इज लाइक फ्लाइंग ऑन अ सिंगल इंजन। Yeah. ये एक मेटाफोर है, पर क्या ये सही है? अगर इंजन बंद हो गया हाफ वे, तो क्या करोगे? और जैसे आपने एक पॉइंट लाया कोविड फेज, तो कोविड फेज में बहुत सारे लोगों ने ये फेज तो इसकी किया था कि सिंगल इनकम पे डिपेंड थे, 6 महीने तक कुछ नहीं था। तो अभी उनको बाय कंपल्जन रियलाइज हुआ कि देयर शुड बी अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं? देयर इज अ सर टू वे एक्चुअली। आप एक मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम तो आप जा ही रहे हो, आप जहाँ पे भी जॉब करते हो तो एक आपकी मास्टरी होगी तब जाके वहाँ पर जॉब कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, कोई भी फील्ड में आप जब जॉब कर रहे हो तो आपका टाइमिंग फिक्स है भाई, 10 to 7 आपने जॉब किया, उसका आपको अर्निंग तो मिल गया, बराबर। तो दूसरा, आप एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए अदर सोर्स ऑफ इनकम में आपकी जो मास्टरी है, तो 2-3 घंटा एक्स्ट्रा का वर्क करो। अर्ली एज में आप कर सकते हो, जब तक मैरिज नहीं हुई, बराबर, चाइल्ड नहीं है, तब तक आप एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा दे सकते हो, बराबर। तो वो आपको हेल्प आउट करेगा एक्स्ट्रा सेविंग के लिए। एक्चुअली आप जो इनकम कर रहे हो उसमें तो सेव कर ही रहे हो, पर जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो उसमें से भी एक्स्ट्रा सेव कर पाओगे, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको और ज़्यादा हेल्पफुल कर रहेगा। दूसरी चीज़ कि आप पैसिव इनकम की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो वेल्थ क्रिएशन से ही आएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्यूमुलेशन, मैंने धीरे-धीरे करके 50 की एज पे 5 सीआर कर दिया, बराबर। तो 5 सीआर से मैं अभी उसमें से विथड्रॉ भी कर सकता हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि भई इक्विटी में आप 1% विथड्रॉल करोगे तब तक आपका जो भी फंड है वो एक्यूमुलेटेड ज़्यादा ही बढ़ता ही रहेगा। तो 5 करोड़ की आपकी फंड वैल्यू है, तो उसमें से मिनिमम 5 लाख तक की आपकी पैसिव इनकम हो गई, आपको चाहिए तो। तो पैरेलली वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और ज़्यादा दे सकता है। तो आपको उसी हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। और अदर सोर्स ऑफ इनकम, आप बिज़नेस करते हो, तो आप दूसरा बिज़नेस एडिशन करो, तीसरा बिज़नेस धीरे-धीरे। मुकेश अंबानी आज ऐसे ही मुकेश अंबानी नहीं बन गया। वो पेट्रोलियम का बिज़नेस कर ही रहा था, तो वो ऐसे ही सोच लिया कि नहीं भाई मुझे अभी टेलीकॉम में भी आना चाहिए, टीवी में भी आना चाहिए, तो उसने भी एडिशन किया। तो आप भी आपके माइंड्स के हिसाब से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से बिज़नेस कर रहे हो तो दूसरी लाइन ऑफ बिज़नेस, थर्ड लाइन ऑफ बिज़नेस, आप जॉब कर रहे हो तो पैरेलली आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो। बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम के आपके पास ऑप्शन रहते हैं। अभी तो पूरा वर्ल्ड ऑनलाइन हो गया है। बहुत सारी वेबसाइट आपको फ्रीलांसिंग का वर्क देती है, वो थोड़ा-सा करो। तो आप सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओगे तो वो आपको फ्यूचर में 100% हेल्पफुल रहेगा वो चीज़। ग्रेट। सो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए पार्ट टाइम कुछ स्किल को यूज करके कर सकते हो, और आप जो बचत कर रहे हो उसमें से आपका पैसा आप इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम के लिए जनरेट कर सकते हो। फाइनल पॉइंट, आशीष भाई, की लोन्स क्या वो रिस्क है? और रिस्क है तो उसको अप्रोच कैसे करना चाहिए? क्या डिसिप्लिन होना चाहिए? अगर, क्योंकि आजकल तो लोन के बिना तो मैं घर भी नहीं ले सकता हूँ और गाड़ी भी नहीं ले सकता हूँ। तो शुड वी टेक लीवरेज, और उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? सर लोन 2 तरह की होती है, गुड लोन, एक बैड लोन। 2 थिंग्स हम डिफाइन करेंगे। गुड लोन वो कही जाती है कि जो आपकी नेसेसिटी है उसके अगेंस्ट लोन लेते हो। फॉर एग्जांपल आपको रहने के लिए घर चाहिए, बाबा, वो आपके एक लिमिट में ले रहे हो कि भाई आपकी नीड है 2 बीएचके की होम, बाबा, एक नॉर्मल एरिया में, कि भाई 30 लाख का मुझे लोन लेना है घर लेने के लिए। और उसका इंटरेस्ट रेट नॉर्मल है क्योंकि वो गवर्नमेंट डिफाइन करती है 8% के आसपास, तो वो गुड लोन है। पर आप आपके डेली एक्सपेंसेस के लिए, फॉर एग्जांपल आपको आईफोन लेना है, अभी आईफोन लेना है, उसको भी लोन करवाओगे तो वो बैड लोन हो गई। फिर आपको आपकी इनकम के ऊपर एक्सपेंसेस करने के लिए आपको पर्सनल लोन चाहिए, तो वो 16, 18, 30, 20% के आसपास पहुंच जाती है, तो वो बैड लोन है। तो लोन को सर डिफाइन करना पड़ेगा, अपना पर्पस क्या है, वाह वाह। वो अच्छे पर्पस के लिए हो तो लोन ऑलवेज बेटर है, क्योंकि आपको अपना घर खुद के लिए लेना हो तो वो अच्छी लोन है कि भाई आपका आपका खुद का घर हो जाएगा 10-20 साल में, तो वो ईजी हो जाएगा। तो आपको लोन में डिफाइन करना पड़ेगा कि ये लोन मेरे लिए अच्छी है या मेरे लिए बर्डन बन सकती है। वो जब तक आप डिफाइन नहीं कर पाओगे तो वो टफ हो जाएगा आपके लिए। आशीष भाई, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग द शार्पनेस टू आवर डिस्कशन। और आपके साथ बात करके मुझे ये 2-3 पॉइंट्स टेक अवेज मुझे भी सीखने मिले हैं।
सबसे पहला, सेविंग इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बहुत ही एब्सोल्युटली नेसेसरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। दूसरा है, इंश्योरेंस इज एन इनविजिबल आर्मर। सो सबसे पहला स्टेप इन फाइनेंशियल प्लानिंग इज प्रोटेक्शन। फैमिली एंड तीसरा है कि थोड़ा बचाओ और उसको काम पे लगाओ वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेदर यू चूज म्यूचुअल फंड, वेदर यू चूज डायरेक्ट इक्विटी, बट उसको ऑटोमेट करो, सिस्टमैटिक करो एंड कंटिन्यू इट फॉर लॉन्ग टर्म टू क्रिएट अ सस्टेनेबल वेल्थ आउट ऑफ इट। बस। तो मैं एक चीज मैं ऐड करूंगा, आपकी जो मनी है ना वो भी आपके लिए काम करनी चाहिए। यस, जस्ट लाइक हम पैसे के लिए भागते हैं, क्योंकि पूरा महीना मैं फॉर एग्जांपल जॉब करता हूँ तो मैं 30 डेज तक या 25 डेज तक भागता हूँ वो अर्निंग के लिए। बाबा उसके बाद मैं जो पैसा घर पे लेके आया ना सर, उसको 80% तो मैं एक्सपेंसेस कर देता हूँ, वो तो निकल गया। बाकी 20% वो मैं एफडी में कर देता हूँ तो वो सो जाता है। पर उसको भी, वो पैसे को भी आपके साथ भागने में लगाओ तो वो आपको वेल्थ क्रिएट करके ज्यादा देगा। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। 500 रुपए का भी आप अगर बचत करते हो तो शुरुआत करनी है। एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन पैसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग। तो डोंट वेट फॉर द राइट इनकम टू स्टार्ट सेविंग्स। आप जितना भी अभी कमा रहे हो उसमें से जितना हो सके, जैसे आशीष भाई ने बताया 10%, 5% भी अगर आप सेव करते हो, दैट इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इट विल ब्रिंग इन अ डिसिप्लिन इन योर फाइनेंशियल जर्नी। शुरुआत अभी से करनी चाहिए। डोंट वेट फॉर द राइट अमाउंट ऑफ इनकम टू स्टार्ट सेविंग्स। और जो भी बचत करते हो, अगर आप 10% कर सकते हो, 5% भी कर सकते हो, बट इफ इट इज वर्किंग फॉर यू, इट विल make you financial independent at certain stage in your life. So don't wait for the right moment to start saving, and also plan your protection planning very effectively. Take the help of financial planner or advisor who can guide you and give you a 360-degree overview of your financial journey.